हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले महाक्लास में। ठीक है, हमने इससे पहले आपको 3 वीडियोस बना के दी यूनिट नंबर 5, 6 और 7 की। आज अपनी यूनिट नंबर 8 है और इसके साथ ही अपनी पूरी की पूरी सेकंड पोर्शन वाली फिजिक्स खत्म हो जाएगी। अगले महाक्लास में हम आपके लिए थ्योरम्स लेके आ जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स जो है उसके ऊपर 2-3 महाक्लास बनाएंगे और आपकी पूरी फिजिक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी सर। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्ली हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा BDKDN BSc सर। ठीक है, आइए सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम अगर आसानी से कहें तो सरल आवर्त गति। लो भैया, ये देखो, यहां से इसे पकड़ा, ये मीन पोजीशन है, यहां से ले जाके छोड़ दिया। ये जो मोशन यानी गति हो रही है इसे कहते हैं सरल आवर्त गति। यानी जब कोई बॉडी, जब कोई पिंड, हिंदी वाले, अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर इधर उधर इधर उधर आराम आराम मौज मौज में गति करती रहती है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो हमने लिख दिया, जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर सर्टेन टाइम में स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, तब इस पर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सर जी, आपने बताया कुछ, लिखवा कुछ दिया जी। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है भैया? रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है इसे समझते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स को हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। ठीक है, अब प्रत्यानयन बल क्या होता है भाई, जरा देखते हैं। प्रत्यानयन बल क्या होता है, जरा देखिए। यहां पर हमने इसे क्या किया, ऐसे करके, ये देखिए, ऐसे करके पकड़ा और छोड़ा। अब ये देखिए, हम इसे ले जाना चाह रहे हैं इधर, लेकिन ये लाना चाह रहा है वापस, रीस्टोर करना चाहता है। यानी ऐसा बल, कैसा बल? ऐसा बल जो बॉडी को वापस लाना चाहता है। जरा देखिए सर, ऐसा बल जो बॉडी को लाना चाहेगा वापस, कैसे लाएगा दिखाते हैं भाई। यहां देखिए सर, ये देखिए, मान लिया, ये देखिए रीस्टोरिंग फोर्स है, हम लोग जाना चाह रहे थे इधर और बॉडी आना चाहेगी वापस, तो रीस्टोर करके अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहता है, उसे हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है भाई, अब हम लोग इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरी यूनिट में यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, यानी सरल आवर्त गति की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हमने लिखा, माना स्मॉल m मास का एक पार्टिकल है, फिगर के अकॉर्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। मान लिया यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया सर। ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट है, हार्मोनिक मोशन करता तथा किसी टाइम t पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, डबल डिफरेंशियल होता है डिस्प्लेस मतलब एक्सीलरेशन। ठीक है, तब एक्सीलरेशन क्या होगा, d2x/dt²। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो इस पूरी सीरीज को देखें तो ज्यादा अच्छी बात है, फिर भी हम कोशिश करते हैं बताने की। ये लिखा हुआ है x, अगर आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगी चाल, यानी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप उसे, विस्थापन। चाल बराबर दूरी बटे समय, सरल भाषा में कहो। और अगर एक बार और डिस्प्लेसमेंट कर दोगे सर इसका, ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे, तब ये क्या बन जाएगा, dv/dt, यानी क्या, वेग परिवर्तन बटा समय बन जाता है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। सरल भाषा में एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं d2x/dt²। तो हमने लिख दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, d2x/dt² होगा। ठीक है, देन हमने लिख दिया f की जो वैल्यू है -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि हम लोग ले जा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और बल लग रहा है इधर। बल चाहता है कि ये वस्तु वापस आ जाए, लेकिन हम लोग ले जा रहे हैं दूसरी साइड में, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव है। तो F इक्वल टू समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया, एक कांस्टेंट K लगा लिया, यानी F इक्वल टू हो गया माइनस का KX, इक्वेशन नंबर हो गई है 1। ठीक भाई, सर जी अभी K क्या है? K कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट लगाते हैं सर। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का नियम होता है F बराबर m × a, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और अभी बताया हम लोग a को लिख सकते हैं d2x/dt²। d2x/dt² लिख लिया, ये भी f का मान है, ये भी f का मान है, दोनों f के मान बराबर कर दिए। बराबर किया, इसे हल किया, k/m का मान निकाल लिया। अब यहां पर ω² हमने कांस्टेंट बना दिया। कहां से उठा लाए, क्या किया, समझाते हैं सर। माइनस का kx एक साइड आ गया, m आ गया, d2x/dt² आया। ठीक भाई, अब जरा देखिए यहां पे,
ये देखिए हमने क्या किया है, यहां देखिए k अपॉन m ऐसे ही चल रहा, m को ले आए नीचे, x ले आए, d2x अपॉन dt स्क्वायर चलने दिया, k अपॉन m बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि k नियतांक है, द्रव्यमान नियतांक है, नियतांक बटे नियतांक अगेन नियतांक, ठीक, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट। तो इसकी जगह पर रख दिया ओमेगा स्क्वायर, x चल रहा है बराबर लगाया d2x अपॉन dt स्क्वायर लगाया, माइनस को उधर ले गया प्लस हो गया, बराबर में बचा 0, ठीक है। तो आ गया d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और इसे कहते हैं दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निम्न प्रकार होगा, ठीक है। मैथ में आपने पढ़ी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो पढ़ने को मिलेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, x इक्वल्स टू a e की पावर अल्फा टी। तो यहाँ x फंक्शन चल रहा है तो हमने लिख दिया ये जो इक्वेशन निकल के आई है इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। अब हम लोग मैथ वाले होते तो सॉल्व करते वक्त, हम लोग फिजिक्स वाले तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन से तो ये सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, x बराबर a e की पावर अल्फा टी, ठीक। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन किया तो dx अपॉन dt आया। अब सबको पता a कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन जो गुणे में चल रहा होता है t के संग में अल्फा चल रहा है तो अल्फा गुणे में लिख देते हैं, ठीक भाई। दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो d2x अपॉन dt स्क्वायर हो गया, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, e की पावर अल्फा टी का फिर e की पावर अल्फा टी हो गया और एक अल्फा फिर गुणे में आया तो वो अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब अपने पास इक्वेशन नंबर 3 है। 3 कहां है सर, देखिए ये वाली इक्वेशन 3 है, d2x अपॉन dt स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 4 है जहां x की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 5 है। हमने क्या किया, इक्वेशन 3, 4, 5 में रख दी वैल्यू, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 देखिए क्या है, बताइए, d2x अपॉन dt स्क्वायर, वैल्यू कितनी है a अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा टी, इक्वेशन नंबर 3 में हमने रख दी, प्लस ओमेगा स्क्वायर चल रहा चलने दिया, x की वैल्यू 4 वाले से a की पावर अल्फा टी रख दी, बराबर 0 चल रहा था। यानी कुल मिला के इक्वेशन 4 और 5 से जो वैल्यू थी वो उठा के हमने इक्वेशन नंबर 3 में रख दी भाई, ठीक। a e की पावर अल्फा टी दोनों में कॉमन था, कॉमन निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा, बराबर में 0 बचा, ठीक। 0 के नीचे कुछ भी जाएगा 0 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर जिन बच्चों को नहीं पता, फिलहाल तो सभी बच्चे यहाँ मैथ वाले ही हैं तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, -1 का मान होता है आई स्क्वायर, ठीक है। -1 को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ -1 को आई स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, रूट के बाहर क्या होगा भैया, प्लस माइनस लग के आ जाएगा, क्योंकि प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है वो भी बता दे रहे हैं। मान लिया यहां लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बराबर 1, ठीक है भाई। तो अब 1 किसका स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता और +1 का स्क्वायर भी 1 ही होता। यानी जब भी कभी स्क्वायर हट रहा है तो वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस, क्योंकि स्क्वायर में प्लस माइनस तो रह नहीं जाता, स्क्वायर में 1 ही हो जाता है। तो यहां से स्क्वायर हटाया, प्लस माइनस लगा दिया, आ गया आई ओमेगा। हमने मान लिया कि 2 हमारे फंक्शन है, पहला अल्फा 1 है, दूसरा अल्फा 2 है, ठीक। इक्वेशन बनाई, x बराबर क्या अपने पास इक्वेशन नंबर 4 में x बराबर a e की पावर अल्फा टी है। दोनों हमने फंक्शन रख दिए, दोनों फंक्शन, 2 फंक्शन हमने क्यों मान रखे हैं, क्योंकि 2 कंडीशनें हैं, एक प्लस का मान है, एक माइनस। तो हमने माना अल्फा 1 बराबर आई ओमेगा, अल्फा 2 बराबर माइनस का आई ओमेगा, एक प्लस में वैल्यू है, एक माइनस में वैल्यू है। x ऐसे रख दिया, a की जगह a1 मान लिया, e की पावर अल्फा की जगह आई ओमेगा रख दिया, संग में t रख दिया, प्लस a2 रख दिया, e की जगह पे माइनस आई ओमेगा रख दिया और इनटू में t रख दिया, ठीक भाई। अब क्या करेंगे, यहां से भैया इस फार्मूले को खोलेंगे। देखो भाई, e की पावर आपने पढ़ रखा है, अभी जो आपने त्रिकोणमिति पढ़ रहा होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो उसमें ही स्टार्टिंग में ये फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। e की पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है भाई। तो a1 ऐसे ही, e की पावर आई थीटा, यहां पे ओमेगा टी है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, a2 लिख दिया, कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, दोनों वैल्यू हमने रख दी सर, ठीक है। अब x ऐसे रहा, कॉस वाला फार्मूला और साइन वाला 2 फार्मूले बन जाएंगे। कैसे भाई, देखो कॉस वाला क्या, कॉस ओमेगा टी है, साथ में कौन चल रहा है, कॉस ओमेगा टी है, a1 a2 दोनों चल रहा है, कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया। यहां पे देखो साइन ओमेगा टी और आई कॉमन है, a1 आ गया, माइनस का a2 आ गया, यानी इस कॉस वाले एक तरफ कर लिए,
साइन वाले हमने एक तरफ कर लिए। हमने मान लिया कि जो a1 प्लस a2 है उसका मान a साइन थीटा है, a1 माइनस a2 है उसका मान a cos थीटा आई के साथ है। फायदा क्या हुआ, यहां मान रख दिया, मान रखा तो a कॉमन आया, फार्मूला बन गया साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यानी ये फार्मूला हो गया साइन a प्लस b का। हमने इस पूरे फार्मूले को साइन a प्लस b बना दिया। x बराबर आया a साइन a प्लस b, या इसी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है भाई, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। यानी सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली और फिर हम लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन निकालने के लिए हमने मान लिया कि इसका सोल्यूशन ये होगा, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू का डिफरेंशिएशन किया, dx अपॉन dt निकाला, फिर d2x अपॉन dt निकाला, दोनों का मान उठा के हमने रख दिया ऊपर और इक्वेशन हल होके आ गई। ठीक भाई, तो ये एक डेरिवेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आएगा। पिछली साल शाहजहांपुर के यहाँ के जो पेपर हुए, शाहजहांपुर के क्या यूनिवर्सिटी का एक ही पेपर होता है, तो पिछली साल यूनिवर्सिटी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक भाई, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसे खुद करने की कोशिश करिएगा। नॉर्मल इक्वेशन है, 12th में आपका फिजिक्स वाले हैं तो 12th में मैथ रही होगी, इतना तो आप कर सकते हैं, बेसिक है सर। ठीक है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति में आप एनर्जी यानी ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सर, हमने लिखा जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तब इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, दोनों तरीके की गतियां होती हैं। ठीक भाई, जिनके एडिशन को टोटल एनर्जी कहते हैं। अगर दोनों को जोड़ दें काइनेटिक और पोटेंशियल तो वो कहलाती है टोटल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माना कोई बॉडी जिसका मास m है तथा t समय के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट y हो जाता है तथा बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन अल्फा है। ठीक है, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। जब भी जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण को हम लोग लिखा करते थे छोटे क्लास तक a से, लेकिन सरल आवर्त गति में यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में त्वरण को लिखते हैं अल्फा से और उसका मान माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो हमने क्या लिखा, देन अल्फा इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाई। हमने यहां पर एक ग्राफ बना रखा है। ठीक है सर, ग्राफ यहां से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर। ठीक है, अब आपको ये बात पता होगी, नहीं पता तो सुन लीजिए। जब भी कभी भी कोई भी ग्राफ होता है, ग्राफ, तो जो उसके नीचे का एरिया होता है वो वर्ग के कार्य के बराबर होता है। कार्य निकालने का तरीका होता है, हमने आपको सिखाया था, आपको नहीं सिखाया था, सेकंड सेमेस्टर वालों को सिखा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बॉडी पर अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें, फोर्स यानी F, डिस्प्लेसमेंट यानी y के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें, तो नीचे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हमने आपसे क्या कह दिया, एरिया जो नीचे का होता है, एनर्जी कह लो, वर्क कह लो, बातें किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो इस लाइन के जो नीचे का, जरा थोड़ा सा समझाते हैं हम आपको। देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग यहां पे थे, जरा हर आदमी देखे, हम लोग कहां थे, जीरो पे थे, यहां पे थे सर। ठीक है, हमने क्या करी, वस्तु के लात मारी। ध्यान से सुनिएगा, बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ है। अगर हम वस्तु के लात मारे, अगर मान लिया हम लोग बल लगाते हैं, ठीक है, तो जितनी तेज लात मारेंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, मान लिया हल्के से लात मारी, देखो बल थोड़ा लगाया तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा है, बल बढ़ेगा डिस्प्लेस, देखो जितनी तेज वाला आप लगाओगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन उतना तेज होता जाएगा सर। ठीक है, और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है यार, सबने पढ़ रखा है। क्या होता है, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है फार्मूला। तो हमने क्या किया, हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका। हमने आपको बताया जो ट्रायंगल, जो भी ग्राफ होता है उसके जो नीचे का एरिया होता है वही वर्क यानी कार्य के बराबर होता है और कार्य एनर्जी के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर कह लीजिए। ठीक है, बेस कितना है, देखिए बाई है, परपेंडिकुलर कितना है, F है, दोनों का मान रख दिया। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां रख दिया m इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू रख दी ओमेगा स्क्वायर बाई। सर जी आप तो कह रहे हैं अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई होता है, माइनस केवल दिखा रहा है डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन अपोजिट है। जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तब थोड़ी मान रखेंगे। तो यहां से U यानी पोटेंशियल एनर्जी निकल आया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो काइनेटिक के लिए हमने क्या लिख दिया, वेलोसिटी इन एसएचएम U बराबर होता है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम आपको बताते हैं, वेलोसिटी होती है U बराबर ओमेगा √a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। पिछले डेरिवेशंस में यूज किया हमने, प्लस 11th में भी आपने ये सब पढ़ रखा है।
काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। लेकिन यहां पर भैया एसएचएम में बी से नहीं वेलोसिटी को कार्य लिख रखा हमने, यू से लिख रखा है, तो हाफ एम यू स्क्वायर रख दिया, ये वैल्यू हमने यहां पे रख दी, अंदर मल्टीप्लाई किया, ये अपने पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। हमें चाहिए है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमने दोनों को जोड़ दिया, K बराबर K प्लस यू, ये K की वैल्यू है, E बराबर K प्लस यू, K की वैल्यू यू की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, तो कैंसिल होना था, हो गया, ये आ गई अपने पास टोटल एनर्जी। ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है, यहां रख दिया, जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया, और उसके बाद कांस्टेंट को हटाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, यानी जो एनर्जी है वो m n और a की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे एनर्जी। फिर होता है लिसाजू फिगर्स, बहुत आसान होते हैं। मान लिया दो एसएचएम, दो सरल आवर्त गति हो रही हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब जो पार्टिकल मूव करेगा, जो गति करेगा, उसकी डायरेक्शंस को ही हम लोग कहते हैं लिसाजू फिगर्स। यही यहां पे लिखा हुआ है, यदि कोई पार्टिकल एक साथ वर्क कर रही दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रभाव क्षेत्र में कंपन करता है, तो जो इसका रिजल्टेंट मोशन होता है उन्हें लिसाजू फिगर कहते हैं। पार्टिकल के मोशन का नेचर उसके द्वारा बने गए कर्व, एम्पलीट्यूड्स और फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक, इसे सिर्फ इतना ही नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में आता है कि सिर्फ इतना नहीं, इसके नीचे फिगर भी बनेंगे। जिस बच्चे की कॉपी से ये पीडीएफ बनी हुई है उस बच्चे ने नहीं बनाया होंगे या भूल गया होगा उसे। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करेंगे लिसाजू फिगर और सबसे पहले इमेजेस में जाएंगे, पहले नंबर पे ही आ जाएंगी, आकृतियां बनी होंगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपको दिखाई देंगी इस तरीके की से। ठीक है, वो किस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है, वो जो आकृतियां होंगी वो आप बना लेंगे। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको टेलीग्राम पे वो भी भेज देंगे यार। ठीक है, फिर है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होती है, एक तो फेज है, एक ग्रुप है। ग्रुप का मतलब बहुत सारी वेव चल रही है, फेज का मतलब सिंगल वेव चल रही है। तो हमने लिख दिया, जब किसी मीडियम में सर्टेन वेवलेंथ की प्लेन प्रोग्रेसिव वेव यानी एक समतल प्रगामी तरंग चलती है, तब उसके वेव फ्रंट की वेलोसिटी, वेव फ्रंट मतलब क्या होता है, तरंगों के समूह को वेव फ्रंट कहते हैं, की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं। बीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है, वेयर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और वो सारी वैल्यू लिख दी, के कांस्टेंट है। ग्रुप वेलोसिटी जब एक ही ग्रुप की डिफरेंट वेवलेंथ की कई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स आगे बढ़ती हैं, तब उसे कहते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी। बीजी इक्वल टू ढेर सारी हैं तो चेंज ले लिया, डी ओमेगा अपॉन डी के हो गया। ठीक भाई, रिलेशन क्या है, रिलेशन देखिए, अभी हमने ऊपर वैल्यू क्या बताई आपको, बीपी बराबर ओमेगा अपॉन के को इधर ले आएंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा के बीपी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। बीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के होता है, ओमेगा की जगह रख दिया के बीपी। डिफरेंशिएशन करने का आपको नियम पता है, पहले का करो दूसरे को छोड़ दो, दूसरे का करो पहले को छोड़ दो, कर दिया हमने। बीजी बराबर डी, देखिए के का करेंगे, के का तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं हमने, बीपी आ गया, प्लस इसका के को छोड़ा और डी बीपी अपॉन डी के। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। के की वैल्यू रख दी 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक, नीचे भी रख दी हमने, सबको पता 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, माइनस का लैम्डा ऊपर ले आया, नीचे रह गया सिर्फ डी लैम्डा। इसे सही करके लिख दिया, तो ये रिलेशन आ गया बीपी और बीजी के बीच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.5 नंबर में, यानी लॉन्ग में, लॉन्ग से जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। फिर है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है, यानी गैसों के अंदर जो है वो ध्वनि कैसे गति करती है। तो न्यूटन ने अपनी बात बताई, एक व्यक्ति थे लाप्लास, उनने अपनी बात बताई, इसमें संशोधन किया और इस तरीके की ये चीजें बनी। सर, सभी गैसेस के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ये होता है, बी बराबर अंडरवुड बी अपॉन डी। ये नॉर्मल फार्मूला होता है। यहाँ पे बी क्या है, साउंड यानी स्पीड है, बी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट है, और डी क्या है, डेंसिटी है। लेकिन अब न्यूटन ने बताया कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसी गैस में ट्रेवल करती हैं तो उस गैस का टेम्परेचर सेम रहता है, और टेम्परेचर जब सेम होता है तो उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड ईयर में पूरी थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ने को मिलेगी। जब टेम्परेचर सेम होता है उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है भाई, तो यहां पे लिख दिया इन्होंने, क्या कहा, आइसोथर्मल कांस्टेंट पी के बराबर होता है। तो इन्होंने कहा यार ये फार्मूला सही तो है, लेकिन यहां बी नहीं होना चाहिए, बी की जगह पे पी होना चाहिए, तो इन्होंने पी रख दिया। वैल्यू रखी, इन्होंने कहा भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर इतना होता है, डेंसिटी इतनी होती है। यहां इन्होंने वैल्यू रखी, हल करी तो बी की वैल्यू 280 मीटर पर सेकंड आई, जो कि गलत है। तो न्यूटन भाई साहब ने इस फार्मूले को रखा तो, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ओरिजिनल जो वैल्यू थी, ये देखिए 280 मीटर इतनी प्राप्त होती, जो कि एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू मिलती उससे बहुत कम है। ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो होती 331 मीटर पर सेकंड। इनकी कितनी आ रही, 280, और 280 और 331 में 50 मीटर का फर्क है। 50 मीटर का मतलब समझते हो आप, 50 मीटर का मतलब होता है लगभग अगर 1 मीटर में हम एवरेज बताएं तो 3 फीट होता है, 150 फीट।
150 फीट का मतलब हो गया है ये जो हॉल बना हुआ है इसके और लगभग 2.5 हॉल और मतलब 1.5 लगभग 2 हॉल और बना दो, कितनी गहराई हो जाएगी सोचिए, पूरी गली गली उधर तक पहुंच जाएंगे हम लोग। तो बहुत ज्यादा जो है फर्क है, इतना फर्क थोड़ी हो जाएगा यार। तो कुल मिला के इनका ये फार्मूला गलत हो गया। फिर लाप्लास आए, लाप्लास ने करेक्शन किया। लाप्लास ने बताया कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसी गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। उन्होंने कह दिया था कांस्टेंट होता है, इन्होंने कहा कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर इतनी तेजी से बदलता है कि इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, हीट का चेंज नहीं हो पाता है। जब भी कभी टेम्परेचर नहीं चेंज होता है तो हम लोग उसे कहते हैं आइसोथर्मल, समतापी। जब भी कभी हीट नहीं चेंज होती, हीट यानी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उसे कहते हैं एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इन्होंने कहा यार समतापी नहीं है, एडियाबेटिक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या, एडियाबेटिक वाला गामा पी के बराबर होता है, तो इन्होंने बी को गामा पी के बराबर रख दिया। गामा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है, तो गामा की वैल्यू 1.41 होती है। इन्होंने वैल्यू की गुणा कर दी 1.41 से और आ गया 332, होती कितनी है 331। इनका आ गया 1 आधा मीटर, तो चलो चल जाता है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, लाप्लास का ये फार्मूला सही मान लिया गया। ठीक भाई। फिर आ गई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्या होता है प्लेन प्रोग्रेसिव, समतल प्रगामी, प्रगामी मतलब आगे बढ़ने वाली तरंग, ऐसी तरंग जो बढ़ती रहेगी आगे। जब किसी मीडियम में पार्टिकल्स लगातार वाइब्रेशन करते हैं तो मीडियम में प्रोड्यूस होने वाली वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकालने का बेसिक तरीका है कि हमने ग्राफ बनाया है। माना किसी मीडियम में एक प्रोग्रेसिव वेव एक्स एक्सिस की पोजीशन से आगे बढ़ रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। यदि t सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट y हो जाता है और पॉइंट P पर फेज डिफरेंस फाई हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला y बराबर a sin ओमेगा t माइनस फाई। ठीक है, y बराबर a sin ओमेगा t, हम लोग ऊपर इक्वेशन निकाल चुके हैं, यही होती है, साइन और कॉस की फॉर्म में ही लेते हैं। फेज डिफरेंस फाई मान रखा है, ये पॉइंट P है, x x की तरफ x चल गए हैं, y की तरफ y चल गए। ये जो अंतर आपको दिख रहा है यही फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस बेसिकली ये अंतर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस अंतर को कहते हैं फाई। कितना है, फाई है, तो घटा दिया फाई। क्वेश्चन नंबर 1 बना दी। वी नो दैट लैम्डा डिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई होता है। तो क्या बाई डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, देखिए भैया लैम्डा के लिए कितना होता है 2 पाई होता है। लैम्डा के लिए कितना होता है 2 पाई, तो 1 के लिए कितना होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा होगा, नीचे ले जाएंगे इसे। तो y के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 पाई y से मल्टीप्लाई जाएगा अपॉन लैम्डा। इसे तो निकालते थे एक ही नियम के सवाल, 10 पेंसिल है 20 रुपए की, तो एक पेंसिल कितने की, ऐसे तो निकालोगे। तो यहाँ y के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई y अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ऐसे x के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई x अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो फाई की जगह आप यहाँ पर रख देंगे 2 पाई x अपॉन लैम्डा, रख दिया 2 पाई x अपॉन लैम्डा, एक बार माइनस के लिए, और 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है k, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने k कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई y बराबर a sin ओमेगा t माइनस का kx। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो माइनस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर x की फॉर्म में लिखेंगे तो 90 का फर्क होता है साइन और कॉस में। तो इधर बाई चल रहा था तो साइन चला रहा था, x चल रहा तो हमने कॉस चला दिया। वैल्यू सेम है, कोई बदलाव नहीं है। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन t रख सकते हो, k बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा रख सकते हो, इस तरीके से इसे हल कर सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। v बराबर n लैम्डा होता है, n बराबर b अपॉन लैम्डा हो गया, n बराबर 1 अपॉन t होता, तो b अपॉन लैम्डा की जगह पे हम लोग 1 अपॉन t या 1 अपॉन t की जगह b अपॉन लैम्डा भी रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो dy अपॉन dt आएगा, साइन का कॉस, डिफरेंशिएशन कर दिया, जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी है चीजें। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, इधर देखिए dy अपॉन dt का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दिया, एक बार t के रिस्पेक्ट में करा, एक बार x के रिस्पेक्ट में करा, तो dy अपॉन dx का मान आ गया। इक्वेशन 4 और 5 से हमने क्या करी, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो dy अपॉन dt और dy अपॉन dx में रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया, देखिए देखने में सेम लग रहा है। देखो 2 पाई अपॉन लैम्डा यहाँ है, यहाँ भी है, a है, cos है, ये सब चल रहा है, फर्क सिर्फ v का है। तो यहाँ पे क्या बचा, dy अपॉन dt बराबर माइनस का v dy अपॉन dx। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये क्या है, इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसे हम लोग एक्सेलरेशन के टर्म में एक बार और डिफरेंशिएशन किया t के रिस्पेक्ट में, ये आया, एक बार और डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, ये आया, फिर दोनों को बराबर कर दिया तो d2 बाई अपॉन dt स्क्वायर बराबर b स्क्वायर d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर। ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए,
क्या करते हैं, जब भी कभी x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो d अपॉन dx लिखते हैं, 2 बार करते हैं तो d2y अपॉन dx लिखते हैं। पीडीएफ आपके पास पड़ी होगी, इसे आराम से देख लीजिएगा, सरल है। सबसे पहले y हम लोगों ने निकाल लिया, यहां तक तो समझ में आ गया है। एक बार t के रिस्पेक्ट में करा है, एक बार x के रिस्पेक्ट में किया, दोनों को हमने तुलना करी है तो अपने पास ये आया है। फिर एक बार डबल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट फिर तुलना करिए तो अपने पास ये आया है, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसके अलावा ऑसिलेशंस भी आपके सिलेबस में इस यूनिट में डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशंस, ठीक है। ऑसिलेशंस मतलब क्या होता है, कंपन होते हैं सर, ठीक है। तो किसी सेंट्रल पॉइंट या पोजीशन के अराउंड रेगुलर वेरिएशंस में को क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस कहते हैं। ऑसिलेशंस एसएचएम में कितने 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्री ऑसिलेशन, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, ना कोई रेजिस्टेंस लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, आराम से मूव हो रहा है, फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। लेकिन रियलिटी यह है कि फ्री ऑसिलेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हवा का जो एयर रेजिस्टेंस है वो लगेगा ही, तो इस तरीके की चीजें लगेगी, यानी फ्रीली कुछ भी मूव नहीं कर सकता है। जो कमी होती जाती है उसी को डैम्पिंग बोलते हैं। तो ये ऑसिलेशन की बात यही हो रही है, देखिए लिख रखा है हमने, ठीक है। वे ऑसिलेशन जो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट पीरियड रखते हैं, फ्री ऑसिलेशंस कहलाते हैं। इस प्रकार के ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन सभी नेचुरल सिस्टम्स में डैम्पिंग होती है, कमी होगी सर, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, यहां पे वापस लाने की कोशिश कर रहा है, हवा है, बहुत सारी चीजें हैं ना सर। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, ये देखिए, जब ऑसिलेशंस में रेजिस्टेंस होता है तब इसे डैम्पिंग कहते हैं, तथा इस बड़े हुए टाइम में होने वाले ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। यानी जब टाइम क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब रुकावटें आएंगी, बीच में रेजिस्टेंसेस आएंगे, ठीक है, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन है, बहुत सारी चीजें, यानी घर्षण, बहुत सारी फैक्टर हैं, तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग के कारण ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड विद द टाइम रिड्यूस हो जाता है, जाहिर सी बात है, धीरे धीरे वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे एनर्जी का लॉस होता है। डैम्पिंग 2 प्रकार की ये होती है, एक नेचुरल डैम्पिंग, एक आर्टिफिशियल डैम्पिंग, ठीक है भाई। उस नेचुरल डैम्पिंग कैसे हो गई, मान लीजिए जो अपने आप हो रही है, अब सड़क चल रही है, सड़क पे साइकिल चला रहे हो तो घर्षण वाला घर्षण थोड़ी गायब कर दोगे, लेकिन अब आर्टिफिशियल क्या है, तुम्हारा जो जिससे ब्रेक लगता है, गुटका ही खराब हो, वो पहिए में लग रहा है, तो अब वो आर्टिफिशियल हो, तुमने खुद बनाई, उसे जाके सही करवाओ जाके इस तरीके से सर, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन, जब कोई बॉडी किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से मूव करती है तब इसे ऑसिलेशन को फोर्स्ड, यानी बाहर से हल्का होने लगा, फिर हाथ मारा, फिर चलने लगा, फिर हाथ मारा, फिर चलने लगा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन उस फोर्स के चलते वापस वहीं तक जाता रहेगा जहां तक हम ले जाना चाहते हैं। इन ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड डैम्पिंग को फील का अनुभव करता है, परंतु कांस्टेंट डैम्पिंग तो इसमें भी होगी यार, हवा तो यहां पे भी है, लेकिन फोर्स के चलते वो कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की जाती है। जैसे यदि हम किसी को, ठीक है, स्विंग करने, जैसे हम किसी को अगर झूला झूला रहे हैं, अगर छोड़ दोगे तो धीरे धीरे रुक जाएगा वो, लेकिन अगर धक्का देते रहोगे, फोर्स अप्लाई करते रहोगे तो क्या होगा, स्विंग रिड्यूस नहीं होती और वह लगातार स्विंग करता रहता है। कोई मोशन ऑसिलेटरी है बट एसएचएम नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर कोई इलास्टिक सरफेस है, इलास्टिसिटी पढ़ा चुके हैं, इलास्टिक सरफेस है और अगर आप उसे वहां पे बॉल डालते हैं तो आराम से ऑसिलेटरी मोशन करेगा वो, ठीक है सर। उसके बाद कुछ डैम्पिंग के प्रकार होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स है, इसमें डैम्पिंग के कारण होता है, घर्षण बल रोकने की कोशिश करेगा। विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स होता है श्यानता, श्यान बल, कोई चीज गाड़ी है तो देर में पहुंच पाएगी वो सर, ठीक है। और इसी तरीके से हिस्टेरेसिस फोर्स होता है जो मैग्नेट से रिलेटेड होता है। 3 फोर्स होते हैं सर, ठीक है भाई। तो इस तरीके की इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके अलावा कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे देखिए द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज, ये इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ, वेवलेंथ बताओ। ये लगे हुए हैं, खुद हमने लगवाए हैं, क्लास में आराम से समझ में आ जाएंगे। इस इक्वेशन की ओरिजिनल इक्वेशन से तुलना कर दी है आइडियल इक्वेशन से। ए की जगह 0.30 आ गया, ओमेगा की जगह 314 आ गया, के की जगह 1 पॉइंट, बस के बराबर 2 पाई अपान लैम्डा रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान एन रख के एन का मान निकाल लिया, आराम से निकल आएगा। उसी तरीके से ये देखिए सिद्ध करने को कह रहा है कि ये वैल्यू आपको दे रखी है, x1 x2 दे रखा है, सिद्ध करो। तो वेलोसिटी इतनी होती है, x1 x2 रख के 2 वैल्यू बनाएंगे। हमें प्रूवमेंट में b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर लाना है, तो दोनों को हम लोगों ने घटा दिया है, घटा के हम लोगों ने प्रूव किया, t की वैल्यू आराम से इतनी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कई हमने सवाल लगवा रखे हैं बच्चों को, बस इतने ही है सर, ठीक है। इन्हें आप लगाने की कोशिश करें, बहुत आराम से लग जाएंगे, हमने खुद यहीं लगवाए थे, ठीक भाई। तो ये आज अपन लोगों ने क्या किया है, पूरा जो फिजिक्स का सेकंड वाला पोर्शन है वो कवर कर लिया है।
4 यूनिट्स हम आपके लिए लेके आ गए हैं, ठीक है। और 4 की चारों की पीडीएफ भी हम अभी दोबारा से डाल देंगे। देखिए टेलीग्राम में आप चैनल पे जाते हैं, उसमें जाया करिए, बीच में डॉक्यूमेंट्स पे एक ऑप्शन आता है, सारी पीडीएफ वहां पे दिख जाएंगी सर, ठीक। इसकी पीडीएफ भी हम शाम तक डलवा देंगे। आराम से चारों को देख डालिए, नोट्स बना लीजिए। सेकंड पूरा खत्म हो गया है। अगली वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे थ्योरम की, गॉस थ्योरम कराएंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कराएंगे, मतलब वही। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम, कम से कम 2 थ्योरम्स आपको जरूर करवाएंगे। लोग कहेंगे तो तीनों करा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल सरल तरीके से, ठीक है भाई। आपको करना यही है, काम पूरा कर लेना है। डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में लॉन्ग में आ सकती है। जिस तरीके से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो मन लगा के आपको पढ़ना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है BDKD in BSc, बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।